चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप सभी हम जान रहे हैं कि हम लोग बस्तर का एक सीरीज शुरू किए थे। इस बस्तर के सीरीज में हमारा जो पहला जो था, हम लोग बीजापुर जिला पढ़ चुके हैं, ठीक है, नारायणपुर पढ़ चुके हैं, और आज जो जिला है आपका दंतेवाड़ा, ठीक है। तो ये दंतेवाड़ा जिला होने वाला है। पूरा बस्तर के सभी जिलों का परिचय देखेंगे। तो आज बस्तर के सीरीज में ये हमारा तीसरा जिला है। जिले का नाम क्या है आपका? दंतेवाड़ा, ठीक है। कौन सा जिला पढ़ रहे हैं हम लोग? दंतेवाड़ा, ठीक। दंतेवाड़ा जिले की स्थापना हम लोग सब जानते हैं कि दंतेवाड़ा जिले की स्थापना कब हुई थी? 1998 में हुई थी, ठीक। छत्तीसगढ़ बनने से पूर्व ये आपका 1998 में दंतेवाड़ा जिला जो था, 1998 में 9 नए जिले बनाए गए थे। 1998 में 9 नए जिले बनाए गए थे। उन 9 नए जिलों में आपका ये 9वां नंबर का जिला, तो हमारे छत्तीसगढ़ का कौन सा नंबर जिला है? 9वें नंबर का, ठीक है। ये हमारे छत्तीसगढ़ का 9वें नंबर का जिला है। आप सभी को याद होगा कि सन 1947 तक, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जब हमारा राज्य बना था, मध्य प्रदेश अलग होकर के जब हमारा राज्य बना था, उस समय एमपी बनने तक, 1947 से एमपी बनने तक छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? 6 जिले थे, ठीक है। अलग से एक ले लेते हैं, ठीक। जब हमारा एमपी बना था, एमपी बनने तक छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? 6 जिले थे, ठीक है। इसके बाद 1973 में एक और जिला बना हमारा, 1973 में जिला बना हमारा राजनांदगांव, ठीक। तो अब जिले की संख्या कितनी हो गई? 7, ठीक है। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? 7 जिले थे। कब? 1998 से, सॉरी 1998 तक हमारा ये कितना था? 7 जिला। 8वां जिला था आपका, 8वां जिला था वो आपका था कांकेर। 8वां जिला जो था आपका कांकेर, जो 1998 में 9 जिले बनाएंगे। और 9वां जिला जो आपका है दंतेवाड़ा, जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू बता दे रहा हूँ। 1998 में 9 नए जिले बनाए गए थे। उस 9 नए जिले में से 8वां जिला जो आपका था कांकेर, और 9वां जिला जो है दंतेवाड़ा, जिसको आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो लगभग 2 से 3 पार्ट में हो सकता है, ठीक है। आज हम लोग इसका बेसिक देखेंगे, सारे जगह को ट्रेस करेंगे और इसके बारे में प्रयास करेंगे। सारे जगह को देख करके, पहाड़ी, पर्वत है ना, जनजाति है ना, यहाँ के कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, सारी चीज देखने का प्रयास करेंगे। तो यही याद रखना कि छत्तीसगढ़ में पहले 1998 में पहले 7 जिले थे। 8वां जिला 1998 में 9 नए जिले बनाए गए, जो हम लोग शुरुआत में हम लोग देखे थे। क्योंकि मैं अभी बताऊंगा नहीं, टाइम वेस्ट होगा, है ना। 9 नए जिले में तो कौन कौन बनाए गए थे वो मैं सारा बता चुका हूँ। 8वां जिला आपका कांकेर था और 9वां जिला दंतेवाड़ा। तो हम लोग आज जो है दंतेवाड़ा जिले को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दंतेवाड़ा जिले से सबसे पहले याद रखते हैं सड़क। अगर हम लोग सड़क रोड से चलें, हम लोग कहाँ से आ रहे थे? बीजापुर, भोपालपट्टनम। यहाँ पे क्या है? भोपालपट्टनम, भोपालपट्टनम, यहाँ बीजापुर, ठीक है। अगर हम लोग 63 सड़क जो कहाँ से आ रही थी? निजामाबाद से, निजामाबाद से आ रही है सड़क। 63 नंबर की सड़क जो कहाँ से आ रही है? निजामाबाद से। निजामाबाद से चल के आती है और वो कहाँ पर आती है? भोपालपट्टनम, बीजापुर होते हुए आपको कहाँ पहुंच जाएगा? दंतेवाड़ा। अगर आप निजामाबाद से आ रहे हो तो कहाँ से आना पड़ेगा आपको? बीजापुर होकर आना पड़ेगा। बीजापुर आने के बाद सबसे पहले आपको कहाँ पड़ेगा? यहाँ पे आएगा गीदम, है ना, दंतेवाड़ा, है ना, तो होते हुए कहाँ चल जाएंगे? ये जगदलपुर, ठीक। अगर आप जगदलपुर तरफ से आना चाहते हो तो जगदलपुर तरफ से आने पहले सबसे पहले जगदलपुर, यहां से आएगा आपका जगदलपुर, तोकापाल, उसके बाद आपका आएगा बस्तानार घाटी, ठीक है। फिर गीदम, फिर यहां दंतेवाड़ा, ठीक है। गीदम, उसके बाद दंतेवाड़ा, ये है गीदम, ठीक। तो ये आपका 63 नंबर की सड़क है, जो आप कहां से चलता है? छत्तीसगढ़ के बीजापुर और बस्तर के बीच में है। जबकि शुरू कहां होता है? निजामाबाद से शुरू होता है और आपका कहाँ जाता है? उड़ीसा को चला जाता है, ठीक है। तो ये 63 नंबर की सड़क है। 63 नंबर की सड़क अगर इधर से आ रहे हो बीजापुर से, तो कहाँ से हम लोग चलेंगे? भोपालपट्टनम, बीजापुर होते हुए गीदम, दंतेवाड़ा पहुंच सकते हैं। अगर हम लोग बस्तर से आ रहे हैं तो हम लोग कहाँ पहुंच सकते हैं? जगदलपुर, तोकापाल, बस्तानार घाटी, और बस्तानार घाटी होते हुए हम लोग कहाँ पहुंचेंगे? गीदम, और गीदम से दंतेवाड़ा, ठीक है। याद रखिएगा कि गीदम से दंतेवाड़ा के बीच में, गीदम से दंतेवाड़ा के बीच में दंतेवाड़ा जिला जो था, जिला मुख्यालय जो था, किससे जुड़ा हुआ नहीं था? नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ नहीं था। तो गीदम से दंतेवाड़ा के बीच में NH 163A, है ना, 163A, सिर्फ 12 किलोमीटर का रोड बनाया गया है, ठीक है। नेशनल हाईवे, जो छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा, छत्तीसगढ़ राज्य क्या है? सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, सबसे छोटा नेशनल हाईवे। सबसे बड़ा नेशनल हाईवे देखो बगल में आपका नेशनल हाईवे नंबर 30 है, ठीक है, जो कहाँ शुरू होता है? सुकमा से लेकर के कवर्धा तक जाता है ना, पंडरिया तक। तो ये आपका सबसे बगल में आपके
देखो नेशनल हाईवे नंबर 130A 163A बताया था, 63 से निकलेगा, 163 263 जो भी निकलेगा 63 से निकलेगा। और आपका क्या है 30 से निकलता है, 130 230 330, तो 63 से हमारे 63 नंबर की सड़क है। ठीक, 63 नंबर से यहाँ से निकला है आपका गीदम से दंतेवाड़ा, गीदम से दंतेवाड़ा के बीच में 163A नेशनल हाईवे नंबर 163A है, जो कि केवल कितना है 12 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल हाईवे माना जाता है। ठीक है, यहीं से ये देखो ये जो दिख रहा है ये रोड आपका क्या है स्टेट हाईवे, ये स्टेट हाईवे जाता है। ठीक है, ये स्टेट हाईवे है। ठीक, ये स्टेट हाईवे आपका कहाँ शुरू होता है शहडोल से, इस शहडोल से और ठीक है, और ये कहाँ जाएगा आपका शहडोल से होते हुए स्टेट हाईवे आपका सुकमा तक चले जाएगा। ठीक, ये नीचे सुकमा तक चले जाएगा। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ का SH5 छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं राजकीय राजमार्ग है। ठीक है, स्टेट हाईवे मतलब क्या होता है राजकीय राज्य मार्ग। ठीक, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राजकीय राजमार्ग कहां से होता है आपका शहडोल से आएगा कवर्धा होते हुए आपका मोहला मानपुर चौकी अंबागढ़ राजनांदगांव होते हुए आप कहाँ आएगा कांकेर से आपका कहाँ आ जाएगा, कांकेर से आपका आ जाएगा नारायणपुर, है ना, नारायणपुर के बाद आपका छोटे डोंगर, फिर बीजापुर, और बीजापुर से होते हुए आप कहाँ पहुंच जाएंगे, थोड़ा सा बीजापुर आएगा, ये रोड थोड़ा सा बीजापुर आता है। अब बीजापुर से होते हुए गीदम से दंतेवाड़ा से होते हुए कहाँ चल जाएगा सुकमा। तो ये जो रोड है स्टेट हाईवे नंबर 5 है, जो चल रही कहाँ से शहडोल से और जा कहाँ रहा है सुकमा को। तो ये स्टेट हाईवे नंबर 5 छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राजकीय राजमार्ग है। ठीक है, सबसे बड़ा राजकीय राजमार्ग स्टेट हाईवे नंबर 5 कहाँ से गुजर रहा है आपका गीदम से, और गीदम के पास ही क्या है 63 नंबर और स्टेट हाईवे नंबर 5 एक दूसरे को क्या करते हैं यहाँ पे क्रॉस करते हैं। तो ये दोनों के संगम स्थल पर क्या है गीदम, है ना, जगह है। ठीक, तो ये मेन तो यहाँ का मेन रोड था। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो दंतेवाड़ा जिले का नामकरण पे थोड़ा इतिहास डालें तो दंतेवाड़ा जिले का नामकरण जो था जिला गठन वर्ष कब हुआ है 1998 में। इसका नाम जो है 2003 में इसका नाम चेंज करके इसे क्या कर दिया गया दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। 2003 में कांकेर का नाम क्या चेंज किया था उत्तर बस्तर कांकेर, और इसको क्या बोलते थे दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। बस्तर से कटा था अलग से, है ना, बस्तर 1947 में क्या बना था 48 में जिला बना था, उससे कटा था आपका दक्षिण 1998 में, ये 1998 में बना था दंतेवाड़ा। ठीक है, तो 2003 में इसका नाम चेंज हुआ है दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। ठीक है, थोड़ा सा अगर इतिहास देखें, है ना, थोड़ा सा अगर इतिहास देखें तो सबसे पहले क्या होता है दंतेवाड़ा जो स्थापना दिनांक है, दंतेवाड़ा का स्थापना दिनांक है अगर बोलेंगे तो 25 मई 1998 को ये आपका जिला बनता है। ठीक है, 25 मई 1998 को जिला अस्तित्व में आता है। हुआ क्या था कि अटल बिहारी वाजपेयी हमारे दौरे में आए थे और उन्होंने क्या बोला था चुनाव का काल था, अगर आप हमारे हमको जिले दोगे, आप हमें 11 सांसद दोगे तो हम आपको छत्तीसगढ़ राज्य देंगे। लंबे समय से छत्तीसगढ़ में मांग उठ रही थी राज्य बनने की, राज्य तो नहीं बना पर एक कमेटी बनाई गई कि छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश राज्य अलग नहीं होने तब तक यहाँ पे जिले की मांग उठ रही थी। तो आबादी और क्षेत्रफल ज्यादा होने के कारण असुविधा हो रही थी, इसी वजह से एक कमेटी बनी थी जिसका नाम क्या है सिंहदेव कमेटी। सिंहदेव कमेटी की सिफारिश पर सबसे पहली बार छत्तीसगढ़ में क्या हुआ जिलों का विभाजन होना शुरू हुआ। ठीक है, तो सिंहदेव कमेटी सिफारिश हुआ, उन्होंने क्या दिया 9 नए जिले, तत्कालीन सरकार जो बीजेपी सरकार थी 9 नए जिले बनाने की सिफारिश की गई। कब 1998 में 1998 में सिंहदेव कमेटी सिफारिश पर 9 नए जिले बनाए गए थे। उन 9 नए जिलों में से आपका जो 8वें नंबर का जिला था कौन सा था बताया चुका हूं मैं, कांकेर था, और आपका 9वें नंबर का जिला जो था आपका 9वें नंबर का जिला आपका दंतेवाड़ा था। ठीक है, तो हम लोग जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है 9वें नंबर का जिला है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि 9वें नंबर का जिला कौन सा है छत्तीसगढ़ में हमारा दंतेवाड़ा। कब स्थापना हुआ था तो 25 मई 1998 को। ठीक है, किसकी कमेटी की सिफारिश पर सिंहदेव कमेटी की सिफारिश पर, क्योंकि लगातार हमारी प्रशासनिक असुविधा हो रही थी, राज्य तो नहीं बन पाया पर जिले का पुनर्गठन किया गया। एमपी सरकार हमारा जो शासन था किस पे चलता था छत्तीसगढ़ एमपी के साथ चलता था। ठीक है, एमपी में छत्तीसगढ़ पूर्वांचल का हिस्सा था, पूर्व की ओर, है ना, हमारे दक्षिण पूर्व में हम आते हैं, दक्षिण पर
तो सिंहदेव कमेटी की सिफारिश पर छत्तीसगढ़ में 9 नए जिले की स्थापना की घोषणा की गई और इनकी सिफारिशों को मान लिया गया और तत्कालीन सरकार ने 9 नए जिले बनाए। कौन से 9 नए जिले बनाए थे वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दंतेवाड़ा, जो छत्तीसगढ़ का 9वें नंबर का जिला है। ठीक है, दंतेवाड़ा जिले का भी विभाजन होता है जिसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं एक बार 2007 में कौन बना था? बीजापुर। दंतेवाड़ा जिले का भी विभाजन हुआ 2007 में, बना 2007 में बीजापुर, और 2012 में क्या बनता है? 2012 में बनता है सुकमा। ठीक है, तो दंतेवाड़ा जिले का विभाजन हुआ, तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं बीजापुर, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, है ना। तो ये याद रखना है, दंतेवाड़ा जिले का भी 2 बार विभाजन होता है, एक 2007 में, एक होता है 2012 में। ठीक, दंतेवाड़ा जिले का नामकरण अगर देखेंगे, दंतेवाड़ा जिले का नामकरण अगर देखें तो दंतेवाड़ा जिले का नामकरण आपका अगर दंतेवाड़ा जिले के नामकरण पे देखें तो इनका नामकरण किस नाम पड़ा है? माता दंतेश्वरी के नाम पर। ठीक है, ठीक, माना जाता है कि जब सती माता, है ना, भगवान शिव की जो क्या थी, पत्नी थी, उनके मृत्यु के पश्चात क्या हुआ, वो उनको लेकर तांडव कर रहे थे। विष्णु भगवान ने उनके क्या किया, काट चक्र से लाके काट दिया ताकि बीच में प्रलय को रोका जा सके। ठीक है, उसी दौरान क्या हुआ, जब माता सती का जो दांत था वो कहाँ गिरा था? दंतेवाड़ा में। पूरे भारत में 51 जगह पर क्या गिरा था? उनके शरीर के अवशेष जहां जहां गिरे थे वहां पे शक्तिपीठ की स्थापना की गई थी। ठीक है, वैसे हमारे छत्तीसगढ़ में एक 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ क्या है हमारे छत्तीसगढ़ में? दंतेश्वरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गिना था? दंतेश्वरी माता का, मतलब सती माता का क्या गिना था यहाँ पे? दांत, दांत गिरा था, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा? दंतेश्वरी। ठीक है, तो ये भी हो सकता है इसका नामकरण का इतिहास। पहले बात तो दंतेश्वरी माता का नाम कैसे दंतेश्वरी, दंतेवाड़ा नाम कैसे पड़ा? दंतेश्वरी माता को, जैसे दंतेश्वरी माता क्यों थी? 51 शक्ति पीठों में से एक शक्तिपीठ है ना, क्योंकि माता सती के 51 भाग टुकड़े हुए थे और एक टुकड़ा जो उनका दांत था वो कहाँ गिरा था? हमारे दंतेवाड़ा में। इसी वजह से इसका नामकरण क्या पड़ा? दंतेवाड़ा पड़ा। ठीक है, अच्छा, दंतेवाड़ा का जगह का पुराना नाम अगर हम लोग देखें, दंतेवाड़ा का पुराना नाम क्या है? एक है तारला ग्राम, तारला ग्राम। ठीक है, दंतेवाड़ा जिले का प्राचीन नाम क्या है? तारला ग्राम। तारला ग्राम इसका पुराना नाम है, जबकि दंतेवाड़ा जिला क्या था? दंतेवाड़ा जिला नाम पर किस नाम पड़ा है? दंतेश्वरी के नाम पर। तो पुराना नाम भी पूछ सकता है। तारला ग्राम में माता दंतेश्वरी की क्या हो गई है? स्थापना की है, किन्होंने की थी? अन्नम देव ने, है ना, आगे देखेंगे। तो डंकनी और शंखनी के संगम पर, ठीक है, तो दंतेश्वरी मंदिर की स्थापना कहाँ हुई है? डंकिनी नदी प्लस शंखिनी, डंकनी प्लस शंखनी के संगम पर दंतेश्वरी की स्थापना की गई है। डंकनी प्लस शंखनी के संगम पर माता दंतेश्वरी मंदिर की स्थापना की गई है। ये इसकी स्थापना कोई नहीं, एक हमारे यहाँ राजा होते हैं जिनका नाम रहेगा राजश्री अन्नम देव। मैंने बताया था कि उन्होंने क्या किया था, उनके प्रताप रुद्रदेव जो उनके भाई थे, उनके अन्नम देव ने भागकर छत्तीसगढ़ में अपना शासन स्थापित किया था। सबसे पहले बीजापुर में आए थे और बीजापुर के क्षेत्र जीत दिया था, इसीलिए उनके क्षेत्र के नाम पर ही बीजापुर नाम क्या पड़ा था? विजयपुर था। और विजयपुर का नाम बाद में अपभ्रंश होकर क्या पड़ गया? बीजापुर। उसी क्रम में उन्होंने क्या किया, जब आगे बढ़े, है ना, तो यहाँ पर तारला ग्राम में जाकर के डंकनी शंखनी नदी पर अपने विजय के अवसर और माता के उनके पूर्वज क्या है, दंतेश्वरी मंदिर उनके क्या थे? कुल देवी, है ना, उनकी क्या है? कुल देवी। काकतीय वंशी कुल देवी कौन है? दंतेश्वरी मंदिर, सॉरी दंतेश्वरी देवी। तो डंकनी और शंखनी के संगम पर उन्होंने क्या स्थापना किया? दंतेश्वरी माता का मंदिर स्थापना किया, जो कि काकतीय वंश की कुल देवी भी मानी जाती है। ठीक है, इनकी इस मंदिर की स्थापना इनकी पत्नी थी, एक पत्नी का नाम होता है राजश्री। ठीक है, राजा अन्नम देव की पत्नी कौन है? ये अन्नम देव। ठीक है, अन्नम देव की पत्नी है, इनका नाम है राजश्री। वो गुटका वाला राजश्री नहीं है, ठीक है, इनकी पत्नी का नाम राजश्री। ठीक, कई लोग है ना राजश्री गुटका वाला राजश्री नहीं, उनकी पत्नी का नाम क्या है? राजश्री। ठीक, तो उनकी राजश्री देवी के द्वारा इस मंदिर की स्थापना की जाती है। कहीं नाम आपको क्या मिलेगा? अन्नम देव मिलेगा। अन्नम देव की पत्नी, मतलब समझ सकते हो हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर स्थापना कर दिए थे, पर एक्चुअल श्रेय अगर देखोगे तो अन्नम देव की पत्नी राजश्री भी आता है। ठीक है,
ठीक, अगर राजश्री देवी नहीं मिल जाए तो आप अन्नम देव लगा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम हॉल में अन्नम देव ही आंसर लिया गया है ना। तो अन्नम देव की पत्नी थी, उन्होंने क्या किया था, राजश्री देव के द्वारा डंकनी शंखनी के संगम पर तारला ग्राम में, जिसका प्राचीन नाम क्या था, तारला ग्राम, तारला ग्राम में किसकी स्थापना की गई, दंतेश्वरी मंदिर की स्थापना की गई। और दंतेवाड़ा जिले का नामकरण इन्हीं का नाम पर पड़ा है। दंतेश्वरी जो देवी है वो किसकी कुल देवी है, काकतीय वंश की कुल देवी मानी जाती है। ठीक है, चलिए, तो इसका मातृ जिला क्या है, दंतेवाड़ा का मातृ जिला कौन सा है, बस्तर। बस्तर से अलग होकर क्या बना था 1998 में, दंतेवाड़ा जिला में था। और दंतेवाड़ा से अलग होकर क्या बना आपका, दंतेवाड़ा से अलग होकर क्या बनता है, बीजापुर और सुकमा। ठीक है, चलिए, नामगढ़ का इतिहास हम लोग देख चुके, नामगढ़ कैसे नाम पड़ा। ठीक, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इस रोड भी देख चुके हम लोग, है ना। 63 नंबर की सड़क और इसे 5 नंबर की सड़क, दो सड़क यहाँ से गुजरती है, स्टेट हाईवे नंबर 5 और नेशनल हाईवे नंबर 63। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए ये देखिए, इसके कुछ हम लोग देखते लेते हैं सीमावर्ती जिले और इसके कौन कौन से राज्य आते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे इधर क्या पड़ेगा आपका, पूर्व में बस्तर पड़ेगा, ठीक है, और नीचे क्या पड़ेगा, सुकमा, और इधर क्या पड़ेगा आपका, बीजापुर। ठीक, अगर हम लोग डायरेक्शन देखें तो ईस्ट में क्या है आपका, बस्तर है, वेस्ट में क्या है, बीजापुर है, नॉर्थ में भी क्या है, बीजापुर है, और साउथ में क्या है आपका, सुकमा है। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट में क्या है आपका, बीजापुर, ईस्ट में क्या आ जाएगा, पूरा बस्तर, ठीक है, और वेस्ट में क्या आ जाएगा, सॉरी साउथ में क्या आ जाएगा आपका, सुकमा। ठीक, तो ये इसका एरिया है। अगर आप मैप देखोगे, गवर्नमेंट के मैप जो चिप्स वाला डाटा है, ये चिप्स वाला डाटा में नारायणपुर दिखाया गया है। नारायणपुर को इसका क्या दिखाया है, सीमा रेखा है, देखो यहाँ पे दिखा रहा है, ये इतना एरिया। ठीक है, तो ये चिप्स डाटा में है, जबकि गवर्नमेंट डाटा में आपका शामिल नहीं है। गवर्नमेंट डाटा में केवल हमको ये लेना है 3 जिले, दंतेवाड़ा जिले को केवल 3 ही जिला टच करता है, बस्तर, सुकमा और बीजापुर। चिप्स का डाटा अगर आप देखोगे, चिप्स डाटा में क्या दिखाया गया है, चिप्स डाटा में आपको दिखाया गया है नारायणपुर को, जबकि नारायणपुर हमारे द्वारा, सरकार के द्वारा इसके आपके मैप में नहीं शो किया गया है। तो आप अपने स्वविवेक से आंसर लें, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो। चूंकि ये गवर्नमेंट का डाटा है, तो ये गवर्नमेंट डाटा को ज्यादा मान्यता रखते हैं हम लोग, क्योंकि पूर्व में क्या है आपका, सॉरी पश्चिम में क्या है, बीजापुर, नॉर्थ में भी क्या है यहाँ पे, बीजापुर टच करता है, पूर्व में क्या आ जाएगा आपका, पूरा बस्तर, और साउथ में क्या आ जाएगा, पूरा ये सुकमा। ठीक है, तो ये इसका एरिया है। ठीक, यहाँ से एक रोड गुजरती है जिसको हम लोग देखे थे, भी कौन से नंबर 63, और यहाँ से एक रोड गुजर रहा है, इसका नाम क्या है, SH5। दोनों जगह जहाँ क्रॉस करते हैं इसका नाम क्या है, गीदम। गीदम से दंतेवाड़ा यहाँ से 163A, एक 12 किलोमीटर की सड़क है, किसको जोड़ने के लिए, दंतेवाड़ा, क्योंकि दंतेवाड़ा यहाँ क्या था, जिला मुख्यालय था। तो जिला मुख्यालय किससे कनेक्ट नहीं था, नेशनल हाईवे से, इसलिए 12 किलोमीटर की सड़क, गीदम से दंतेवाड़ा की दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर। इस 12 किलोमीटर की दूरी को जोड़ने के लिए एक नया नेशनल हाईवे जोड़ा गया, किससे, 63 से निकाला गया, इसका नाम रखा गया 163A, और यही आपका छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। ठीक है, जबकि सबसे बड़ा नेशनल हाईवे क्या है, नेशनल हाईवे नंबर 30। ठीक है, तो ये सीमावर्ती जिले हैं, बीजापुर, सुकमा और बस्तर। अगर हम लोग यहाँ पे तहसील देखें तो यहाँ पे 6 तहसील है। ठीक है, यहाँ के अगर तहसील देखें तो तहसील की संख्या 6 है। ठीक, सबसे पहले तो आपका क्या आ जाएगा, गीदम, यहाँ पे आ जाएगा दंतेवाड़ा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा कुआकोंडा, यहाँ पे आ जाएगा कटे कल्याण, ठीक है, गीदम, दंतेवाड़ा, कटे कल्याण, कुआकोंडा, बड़े बचेली। ठीक है, एक बड़े बचेली, कुआकोंडा से अलग हो क्या बना है, बड़े बचेली। ठीक है, ये यहाँ के क्या है, तहसील है। ठीक, तहसील की संख्या यहाँ पे 5 है। देखो, शुरुआत में कुआकोंडा से अलग हुआ था 2015 में, जब बीजेपी की सरकार थी, तब यहाँ पे एक कुआकोंडा से अलग होकर के एक नया तहसील बनाया गया था, जिसका नाम क्या था, बड़े बचेली। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ का याद रखना है, बड़े बचेली छत्तीसगढ़ का 150वें नंबर का तहसील था। ठीक है, 150वें नंबर का, 149 बढ़ाया था मैं आपको, क्या है, विकास खंड है। ठीक है, और ये भी बताया था कि बस्तर और सरगुजा के सारे विकास खंड, बस्तर में कितने हैं, 32 विकास खंड है, ये 32 के 32 क्या है, आदिवासी विकास खंड। वैसे सरगुजा के सारे विकास खंड, ये सारे क्या रहेंगे, आदिवासी विकास खंड। ठीक है, टोटल छत्तीसगढ़ में कितने विकास खंड है, 85।
85 आदिवासी विकास खंड में से आपका 32 कहाँ है, आपके बस्तर में है। ठीक है, और यही बस्तर जो 149 क्या है, विकास खंड है, ये साथ में तहसील भी है। साथ में क्या है, तहसील भी है। तो 150वें नंबर का आपका जो तहसील है, ठीक है, 150वें नंबर का तहसील है वो कौन सा है, बड़े बचेली। और किससे अलग हुआ था, कुआकोंडा से अलग होकर क्या बना था, बड़े बचेली। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ का 150वें नंबर का क्या बना था, तहसील बना था। ठीक है, तो ये आपका जो था इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 150वें नंबर का है ना। छत्तीसगढ़ में भी कितने तहसील है, 277 लगभग है ना, वो लगातार बढ़ रहे हैं। तहसील की संख्या एक बार अपडेट कर लीजिएगा, है ना। मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि लगातार क्या है, नए नए तहसील बनते रहते हैं। तो तहसील की संख्या क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है। तो इसीलिए एग्जैक्ट डाटा अभी कंफर्म है 270 या 71 है, 271 लगभग, है ना। एक बार आप लोग भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे जो है आपका बड़े बचेली को छोड़ करके ये सारे क्या है, विकास खंड है। गीदम विकास खंड है, दंतेवाड़ा विकास खंड है, कुआकोंडा विकास खंड है, कटे कल्याण विकास खंड है। इसलिए एक ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा दंतेवाड़ा जिले में तहसील है जो कि विकास खंड नहीं है। तो आपका जो बड़े बचेली ये तहसील है, विकास खंड नहीं है। ठीक है, तो ये विकास खंड नहीं है, आपको याद रखना है। यहाँ पे एक लाइन से अगर इस रोड में आएंगे, कौन से, ये रोड में आओगे आप SH5 में, तो पहले आएगा गीदम, फिर दंतेवाड़ा, फिर कुआकोंडा है, 3 तो ऐसे ही हो गया। 63 नंबर सड़क में आओगे, थोड़ा सा नीचे क्या पड़ेगा, कट्टे कल्याण। तो 4 तहसील और 4 विकास खंड, तो ये हो गया आपका। बड़े बचेली क्या है, कुआकोंडा से अलग हुआ 150 नंबर तहसील, जो कि आपका क्या है, विकास खंड नहीं है, तहसील है। ठीक ना, केवल बड़े बचेली क्या है, तहसील है, विकास खंड नहीं है। ठीक, चलिए, ये जो आपका देखो रास्ता हम आने जाने का देखे थे, एक तो हमारा ये हो गया था 63 नंबर, ये हो गया था आपका स्टेट हाईवे नंबर 5, और एक है इंद्रावती नदी जो तैर सकते हैं। और तैर कहाँ से आ सकते हो, एक रास्ता ये भी है, ये है नदी जो बह रही है, ये इंद्रावती नदी है। ठीक है, ये नदी जो दिख रहा होगा आपको, ये क्या है, इंद्रावती। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ये आपका नदी जो है इंद्रावती है। ठीक है, ये इंद्रावती नदी कहाँ से गुजरती है, आपके दंतेवाड़ा जिले से, बस्तर से आ रही है इंद्रावती। इसे क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ नहीं, बस्तर की जीवन रेखा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इंद्रावती नदी को बस्तर की जीवन रेखा। ठीक, बस्तर की जीवन रेखा कहा जाती है। ठीक है, ये इंद्रावती नदी जब यहाँ पे पहुंचती है, तो ये बारसूर के पास, ये दिख रहा है बारसूर, ये बारसूर के पास यहाँ पे क्या होता है, एक बांध बनाया गया है। इस बांध का नाम क्या है, जो परियोजना चल रही है इस बांध का नाम है बोध घाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, बोध घाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, बारसूर के पास इंद्रावती नदी जिसे क्रॉस करती है, यहीं पास क्या है, एक परियोजना बनाई गई है। कई सारे बुक्स में इसको कहाँ दिखाया गया है, जगदलपुर में दिखाया गया, जो कि जगदलपुर में नहीं है। ठीक है, देखो अगर हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा पहाड़ी के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, ठीक, चलिए देखिए, यहाँ पे जो एक पहाड़ है ना, इस पहाड़ का नाम क्या है, ठीक, यहाँ पे जो पहाड़ है इसका नाम क्या है, बोध घाट पहाड़। ठीक है, जिस नाम से परियोजना है इसी नाम से यहाँ पे एक पहाड़ है, इस पहाड़ का नाम क्या है, बोध घाट पहाड़ी। ठीक है, ये बोध घाट पहाड़ी है। ठीक है, बोध घाट पहाड़ी। ठीक, जैसे ही इंद्रावती क्रॉस करती है, यहीं पास क्या है, बोध घाट पहाड़ी। इस पहाड़ी के नाम पे ही क्या है, यहाँ पे इंद्रावती नदी के पास बोध घाट परियोजना बन रहा है। ठीक है, बोध घाट पहाड़ी पूरा क्या है, ऐसे फैला हुआ ही है। ठीक है, ये है आपका बोध घाट पहाड़ी। ठीक, बोध घाट पहाड़ी, जब बारसूर यहाँ पे है ना, अभी क्या बताया, बारसूर, ये बारसूर के जस्ट नीचे, बारसूर के जस्ट नीचे में एक पहाड़ी का नाम है, इसका नाम है बोगदा। बारसूर के नीचे क्या है, बोगदा, बोगदा पहाड़ी। ठीक, बोगदा पहाड़ी। ठीक है, बारसूर के जस्ट नीचे क्या है, बोगदा पहाड़। ठीक,
इसी बोगदा पहाड़। एक तो हो गया बोध घाट, ये क्या है, बोध घाट पहाड़ी, बोध घाट पहाड़ी। और बारसूर, ये क्या है, बारसूर। बारसूर के पास आपका क्या है, बोध घाट परियोजना। और उसी के जस्ट नीचे क्या है, बोगदा पहाड़। ठीक। इसके अलावा जैसे ही आप इधर आओगे, कटे कल्याण, ये कटे कल्याण है, यहाँ पास भी एक पहाड़ है, इसका नाम क्या है, टांगरी डोंगरी पहाड़ी। ठीक है, इस पहाड़ी का नाम क्या है, टांगरी डोंगरी, टांगरी डोंगरी पहाड़ी। ठीक है, कटे कल्याण के पास हम लोग आएंगे तो क्या पड़ेगा आपका, टांगरी डोंगरी। ठीक। इसी प्रकार जैसे आप नीचे आओगे, जैसे आप नीचे आओगे तो ये यहाँ पे आपका बैल के डील जैसा एक पहाड़ मिलेगा, इसे क्या बोलते हैं, बैला डीला की पहाड़ी। ठीक है, बैला डीला की पहाड़ी पढ़ाया था, बीजापुर तक इसका औजार है। बैला डीला पहाड़ी कहाँ शुरू होता है, आपके दंतेवाड़ा इधर ना, बस्तर से, और पूरा बैला बीजापुर जाता है। तो बैल के डील के आकार का जो पहाड़ी है, इसे क्या बोलते हैं, बैला डीला पहाड़ी। सर्वाधिक लौह अयस्क का निक्षेप कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पे पूरा क्या है, धारवाड़ क्रम में चट्टाने हैं। ठीक है, पूरे बस्तर में क्या बताया था आपको कि पूरे बस्तर संभाग में अगर कोई चट्टान है तो यहाँ मिलेगा धारवाड़ क्रम चट्टान, जहाँ पे मुख्यतः क्या मिलते हैं, बैला डीला की पहाड़ी में धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती हैं। और मुख्यतः यहाँ के जो खनिज मिलेंगे, मुख्यतः खनिज कौन सी होंगी, लोहा। ठीक है, पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा मशीनीकृत लोहा खदान अगर बोले कहाँ है तो ये आपका बेलाडीला में है ना, बेलाडीला में। ठीक है, तो ये बेलाडीला की पहाड़ी कहाँ है आपका, यहाँ पे दंतेवाड़ा के नीचे में है। ठीक है, ऊपर में क्या है, बोगदा पहाड़, इधर पूर्व में क्या है, बोध घाट पहाड़। ठीक है, बोध घाट। ठीक है, पूर्व में क्या है, टांगरी डोंगरी की पहाड़ी। ठीक है, इसके अलावा दंतेवाड़ा के बीचों बीच ये जो है ना एरिया, इस एरिया में क्या है, चूड़ी डोंगरी की पहाड़ी। ठीक है, अगर दंतेवाड़ा के बीच में आएंगे तो यहाँ पे क्या पड़ेगा, चूड़ी डोंगरी। ठीक है, चूड़ी डोंगरी पहाड़ी में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो, अगर जब कोई भी नदी अगर पहाड़ से क्रॉस करती है, अगर कोई नदी पहाड़ से क्रॉस करती है तो जैसे ही ऊपर से गिरेगी मतलब क्या बनाएगा वो, वाटरफॉल। ठीक है, क्या बनाएगा, वाटरफॉल। इसीलिए सर्वाधिक वाटरफॉल कहाँ मिलेंगे आपको, पहाड़ी एरिया में। इसीलिए अभी इंद्रावती नदी यहाँ से गुजर रही है, और यहाँ से गुजरने के पश्चात यहाँ पे एक जलप्रपात बनाती है जिसका नाम होता है, ऊपर से गुजरती है और 7 धाराओं के रूप में गिरती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सप्तधारा वाटरफॉल। ठीक है, सप्तधारा वाटरफॉल। ठीक, तो सप्तधारा वाटरफॉल यहाँ से बनाती है, कहाँ से गुजरती है, जब इंद्रावती नदी यहाँ से गुजरती है बोध घाट के पास से, यहीं पास 7 भागों में बढ़ जाती है, और इसी जलप्रपात को क्या बोलते हैं, सप्तधारा वाटरफॉल। ठीक, सप्तधारा वाटरफॉल कहाँ है आपका, तो बोध घाट बारसूर के पास है ना, बारसूर के पास आपका क्या है, सप्तधारा वाटरफॉल। ठीक है, यहीं पास जो परियोजना है, इस परियोजना का नाम क्या है, बोध घाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, बोध घाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से एक बार पीएससी में क्वेश्चन भी आ चुका है, तो बोध घाट के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, बोध घाट परियोजना से, ठीक, बोध घाट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, बोध घाट परियोजना क्या है, बोध घाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, याद रखना, छत्तीसगढ़ में अभी तक 120 मेगावाट की जो परियोजना थी वो क्या है, महानदी पर है, महानदी। ठीक है, कहाँ है, कोरबा जिले में, ये छत्तीसगढ़ का। इसके पश्चात सबसे बड़ा परियोजना होगा जिसकी 300 मेगावाट परियोजना होगी। ठीक है, 300 मेगावाट की परियोजना होगी, ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, छत्तीसगढ़ क्या हो जाएगा, जब बन जाएगा तब क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा पन बिजली परियोजना होगा, सबसे बड़ा पन बिजली परियोजना। ठीक, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पन बिजली परियोजना कौन होगा, बोध घाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो कहाँ बन रहा है, आपके दंतेवाड़ा जिले के बारसूर के पास। ठीक, बोध घाट की पहाड़ी से गुजर रहा था नदी, और उसी जगह पे बनाया जा रहा है ना, बारसूर पास, इसलिए नाम क्या पड़ गया है, बोध घाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो बोध घाट परियोजना के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। बोध घाट का जो सबसे पहले परिकल्पना आया 1951 में। ठीक है, ये आपके जो प्रोजेक्ट है आपका सीजीपीएससी 2020 या 21 में क्वेश्चन पूछ चुका है कि कितने मेगावाट यहाँ से बिजली उत्पादन होगा। ठीक है, तो अभी जब भी कंप्लीट होगा ये छत्तीसगढ़ का क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा पन बिजली परियोजना हो जाएगा। किसके बाद आपका 120 मेगावाट हसदेव बांगो, महानदी पर, सॉरी महानदी बोल दिया, हसदेव नदी पर है। ठीक है, हसदेव नदी पर, ठीक है, फ्लो में निकल जाता है। ठीक है, हसदेव नदी पर कोरबा में है हसदेव बांगो परियोजना, हसदेव बांगो बांध। ठीक है, जहां से कितना मेगावाट निकल रहा है, 120 मेगावाट की परियोजना है ना।
ये दूसरा बड़ा परियोजना होगा जहां पे 300 मेगावाट उत्पादन होगा। तो सबसे पहले इसकी परिकल्पना कब आई थी? 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तो 1951 में सबसे पहले यहाँ पे परिकल्पना आई कि कहाँ बनना चाहिए, यहाँ पर बांध बनना चाहिए। सबसे पहली परिकल्पना सोचा गया कि क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक बांध बनना चाहिए। ठीक है, तो 1951 में सबसे पहले परियोजना आई, परिकल्पना आई कि यहाँ पे एक बांध बनना चाहिए। ठीक है, पर यह परिकल्पना क्या हुआ? सफल नहीं हुआ। ठीक है, इसके पश्चात एक हमारे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं जिनका नाम होता है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई की सरकार में 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार ने एक प्रस्ताव पास किया, और उस प्रस्ताव में पास किया, और इन्होंने इस परियोजना को सफलता प्राप्त करने के लिए की नींव रखी। ठीक है, इन्होंने सबसे पहली बार बोध घाट परियोजना की नींव रखी गई। इन्होंने प्रस्ताव पास करके यहाँ पे पास कर दिया कि यहाँ पे एक क्या होना चाहिए? बांध बनना चाहिए। क्योंकि इंद्रावती का जो एरिया था वो बहुत ज्यादा क्या हो रहा था? अपर्दन करने वाला था एरिया था। देखो ये जो एरिया है ना, ये एरिया है, दंतेवाड़ा जिला। आप लोगों को पता है, बताया था कि दंतेवाड़ा और बीजापुर सुकमा ये क्या है? न्यूनतम सिंचित जिला है। ठीक है, दंतेवाड़ा जिले का सिंचित प्रतिशत कितना है? 0%। ठीक है, और परसेंटेज देखेंगे तो 0। सबसे कम बताया था सब कुछ नारायणपुर, लेकिन दंतेवाड़ा क्या है? 0%। ठीक है, नारायणपुर तो 0 पॉइंट कुछ परसेंट है भी सिंचित, लेकिन यहाँ पे क्या है? 0%। क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी और दुर्गम इलाका है तो सिंचाई की सुविधा हो नहीं पाती। ठीक है, तो बोध घाट से परियोजना से क्या हुआ था? मुख्यतः इसका उद्देश्य क्या है? सिंचाई और विद्युत उत्पादन। ठीक है, तो ये इंद्रावती नदी आ रही है, और इसी से पास है कोंडागांव से आ रही है बोर्डिंग। ठीक है, बोर्डिंग नदी, ये बोर्डिंग नदी और आपका क्या है? इंद्रावती नदी बारसूर के पास जैसे आके जाकर मिलते हैं। ठीक है, यहीं से इसका नदी जल भराव क्या होता है? और ज्यादा बढ़ जाता है, और ज्यादा बढ़ने के पश्चात क्या होता है? इस नदी की पानी की मात्रा और क्या हो जाती है? आगे बढ़ जाती है। तीव्रतर होने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ? जल विद्युत उत्पादन करना बहुत ही क्या उपयुक्त माना जाता है। जल विद्युत उत्पादन के लिए सबसे पहले आना चाहिए जल होना चाहिए, और तेज धार होना चाहिए। तेज धार जैसे ही पानी गिरेगा टरबाइन पे क्या होगा? बिजली चले उत्पादन होगा। इसीलिए यहाँ पास इस जगह को चुना गया। ठीक है, काहे के लिए? बोध घाट परियोजना के लिए। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे थे कि 1951 में परिकल्पना आई, जबकि 1979 में मोरारजी सरकार ने इस परियोजना की क्या रखी? नींव रखी। 1979 में इनको सब देखो, कोई भी परियोजना चालू करने के लिए क्या होता है? पर्यावरण विभाग से मंजूरी लेना पड़ता है। जैसे हमारे हसदेव जो जंगल है वहां पे कोयला के लिए क्या हो रहा है? पर्यावरण विभाग ने मंजूरी नहीं दिया। ठीक है, इसके अलावा वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वहां से भी पास होना पड़ता है, क्योंकि ग्राम सभा होती है, और वहाँ के लोग भी क्या होते हैं? पास करना पड़ता है, तो उससे भी क्या होगा? उनको अनुमति लेना पड़ता है। तो 1979 में क्या हुआ? उन्होंने क्या किया? 1979 में उन्होंने पर्यावरण विभाग से अनुमति ली, और उनको अनुमति क्या मिल गया? अनुमति मिल गया किससे? पर्यावरण विभाग से। ठीक है, ठीक, पहले सबसे पहले 1951 में परिकल्पना आया। 1979 में मोरारजी देसाई ने क्या किया? सबसे पहले नींव रखा। 1979 में उनको पर्यावरण विभाग से क्या मिल गया? अनुमति मिल गया। सरकार के पास अनुमति तो मिल गया, पर हमारे पास क्या था? पैसा नहीं था। दिक्कत तो ये आता है, हमारे पास क्या था? पैसा नहीं था। अब पैसा मांगने के लिए जुगाड़ करने लगे। चलो देखते हैं फंड में जुगाड़ है कि नहीं। पता चला कि फंड में पैसा ही नहीं है उतना लाने के लिए। तब क्या किए हम लोग? क्या किए? वर्ल्ड बैंक के पास गए। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के पास हम लोग गए, और वर्ल्ड बैंक ने सरकार से सहयोग मांगा। भैया प्लीज दे दो, बांध बनाना है गरीब लोग के लिए, है ना। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्या है, ज्यादातर लोग क्या है? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे खेती का जो मोटे अनाज होती है, क्योंकि सिंचाई की सुविधा नहीं है ना, चूंकि सिंचाई की सुविधा नहीं है तो यहाँ पे मोटे अनाज की खेती हो पाती है। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया? पैसा नहीं था, इसलिए सरकार ने वर्ल्ड बैंक से क्या किया? मदद मांगा। वर्ल्ड बैंक से मदद मांगा, भाई प्लीज दे दे, बांध बनाना है ना। तो भाई ने हमारी पुकार सुन ली वर्ल्ड बैंक ने, और वर्ल्ड बैंक सबसे पहले क्या किया? सरकार को वर्ल्ड बैंक से मदद मांगने के बाद 1985 में इन्होंने हमारा पैसा मांग देने के लिए बोल दिया। हम लोग एक एस्टिमेट बनाया कितना लागत होना चाहिए, तो लगभग 360 करोड़ इसकी लागत के अनुरूप पैसा मांगा गया। किससे? वर्ल्ड बैंक से। तो 1985 में वर्ल्ड बैंक से मदद मांगा गया। कितना मांगा गया था? 360 करोड़। आप राउंड फिगर में याद कर सकते हो, 350 करोड़, लगभग 350 करोड़ की लागत थी इसकी। ठीक है, वर्ल्ड बैंक सहयोग मांगा गया, वर्ल्ड बैंक ने हाँ भी बोल दिया। लेकिन उस समय एक होते हैं वन सचिव, जिनका नाम आप लोग जानते हो, हाल ही में इनका निधन भी हुआ है।
टी एन सेशन, टी एन सेशन, टी एन सेशन होते हैं वन सचिव। इन्होंने देखा कि वहां पे जब जैसे हसदेव जंगल हुआ था ना कोयला कटाने के लिए, तो क्या होता था, लाखों पेड़ कट रहे थे। वैसे इन्होंने देखा कि यहाँ पे जगह बांध बढ़ेगा तो लोगों को क्या होगा, विस्थापन होगा, वन पेड़ पर कटेंगे, है ना, पुनर्वास होगा, जैव विविधता का नुकसान होगा। इन सबको देखते हुए इस परियोजना पर क्या कर दिया, इन्होंने रोक लगा दिया। ठीक है, सब कुछ हो चुका था, पैसा भी पास हो चुका था, लेकिन टीएन सेशन ने बोला कि इस जगह पे क्या होगा, पर्यावरण हास, है ना, इसके अलावा पेड़ों कटाई और परियोजना को नुकसान पहुंचाए आदिवासियों और पुनर्वास, ये सब को लेकर के इन्होंने क्या कर दिया, रोक लगा दिया। ठीक है, इसीलिए 1988 में क्या होता है, 1985 में लोन पास होने के बाद भी 1988 में वन सचिव हमारे टीएन सेशन के अनुरोध पर क्या हुआ, इस पर रोक लगा दी गई और पूर्णतः यहाँ पे काम क्या हो जाएगा, बंद हो गया। ठीक है, काम बंद हो जाता है 1988 में। इसके पश्चात जो हमारी सरकार जब बनती है तो सरकार दोबारा 2004 में क्या करती है, दोबारा प्रयास करती है सरकार, इस पे दोबारा प्रयास करती है। कौन, कांग्रेस सरकार आती है 2004 में, इस पर दोबारा प्रयास करती है, लेकिन क्या होता है यहाँ पे, नक्सल हिंसा हो जाता है, नक्सल हिंसा कारण क्या होता है, यहाँ से कार्य को फिर से क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। ठीक है, कार्य को फिर से बंद कर दिया जाता है। इसके पश्चात 2014 में फिर से एक बार क्या हुआ, हमारे मोदी जी सरकार के बाद एक बेंगलोर की कंपनी आई। जैसे ही इन्होंने काम शुरू किया, पहले दिन फिर से दोबारा प्रयास किया, दूसरे दिन क्या हो गया, ये भाग गए। इसका भी कारण क्या था, नक्सल हिंसा था। इसके बाद पुनः मोदी सरकार ने फिर से एक नया प्रोजेक्ट लाया और 2014-15 से फिर से इसको कार्य को शुरू किया गया। और इसमें शुरुआत में इसकी जो हाइट थी 90 फीट और जो कितना था 125 मेगावाट का 4 यूनिट लगना था, लगभग 500 मेगावाट लगना था शुरुआत में। चूंकि सरकार, मोदी सरकार ने इसको एक्शन लेते हुए और तत्कालीन सरकार जो भूपेश बघेल थे उस समय मुख्यमंत्री, इन्होंने टारगेट लेकर के नक्सली हिंसा को रोककर इस बांध की और इस जगह की संवेदनशीलता को देखते हुए यहाँ पास असीम संभावनाएं किसके लिए, बिजली उत्पादन के लिए थी। इसीलिए यहाँ पे एक टारगेट लेते हुए मोदी सरकार के पहल पर फिर से बांध निर्माण का कार्य शुरू किया गया और इसका कार्य अभी भी जारी है। कुछ ही सालों में आपके ये अस्तित्व में होगा और जिस साल भी आएगा ये फिर से एक नया क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि जब शुरुआत हुआ था तभी ऐसे क्वेश्चन बना था और अभी इस मान में इसमें 500 मेगावाट की जगह घटा करके कितना कर दिया गया है, इसको 300 मेगावाट। यहाँ पे 300 मेगावाट का बिजली उत्पादन होगा। शुरुआत में जब इसका बनना था उस समय 125 मेगावाट का 4 बनना था, जो लगभग कितना होता, 500 मेगावाट होता। ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है, 90 फीट। अभी वर्तमान में 300 मेगावाट इसका उत्पादन क्षमता कर दिया गया और जिस दिन ये काम घोषणा किया गया था उसी के बाद यही क्वेश्चन पीएससी में आया हुआ था। तो ये आपके लिए क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बांध क्या है, अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। फिर से क्या हुआ, यहाँ पे बांध बनना शुरू हो गया है ना, कुछ सालों में बन के कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए क्या हुआ, ये चर्चा में रहा है। ठीक है, तो इंद्रावती नदी हम लोग देखें, इंद्रावती नदी पर क्या बन रहा है, बोध घाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक, इंद्रावती पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बोध घाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो दंतेवाड़ा, ये नदी जो है इंद्रावती कहां से आती है, बस्तर के जगदलपुर से होते हुए कहां आएगा, विंता घाटी। विंता घाटी किसको बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का कश्मीर, है ना, चाहे बस्तर का कश्मीर बोलते हैं। यहां से होते हुए कहां आएगा आपका बोध घाट। लोहांडी गुड़ा से प्रवेश करता है, यहाँ पे क्या है, लोहांडी गुड़ा की पहाड़ी से प्रवेश करेगा, लोहांडी गुड़ा की पहाड़ी से प्रवेश करेगा, कहाँ पहुंचेगा आपका बोध घाट। और बोध घाट के पास आके क्या मिल जाएगी, बोर्डिंग नदी। ठीक है, बोर्डिंग नदी मिलेगी, इसलिए क्या होता है, यहाँ पे जल भराव बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए बोलते हैं ये तो इंद्रावती, याद रखना, इंद्रावती प्लस बोर्डिंग, इंद्रावती प्लस बोर्डिंग, इन दोनों के संगम पर एक शहर है जिसका नाम क्या है, बारसूर, और यहीं पर एक पहाड़ी है का नाम क्या है, बोध घाट पहाड़ी। ठीक है, बोध घाट की पहाड़ी। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किन दो नदियों के पास बोध घाट की पहाड़ी पाई जाती है, मतलब इंद्रावती नदी किसे काट के आगे बढ़ती है, तो इंद्रावती नदी क्या है, यहाँ पे बोध घाट की पहाड़ी है, इसे काट करके आगे बढ़ती है। ठीक है, बोध घाट की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, इंद्रावती और बोर्डिंग दोनों नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, यहीं पास जो एक जलप्रपात बनता है जिसका नाम क्या है, सप्तधारा वाटरफॉल, यहाँ पास एक वाटरफॉल बनता है। ठीक है, क्योंकि पहाड़ी से गुजर रही है, ऊपर बहुत ज्यादा हाइट से गिर रही है, इसलिए 7 धाराओं में बढ़ जाता है और इसी का नाम क्या है, सप्तधारा
वाटरफॉल। ठीक है, ये कहाँ पे है? तो बारसूर के पास, यहाँ बताया हूँ बारसूर है, और बारसूर के पास क्या पहाड़ी एक और बोगदा। तो बोध घाट और बोगदा इन दोनों के बीच में क्या है? बोध घाट और बोगदा ये दोनों के बीच में क्या है आपका? सप्तधारा वाटरफॉल और बोध घाट की पहाड़ी। ठीक है, बोध बारसूर और बोगदा पहाड़ी के बीच में क्या है? सप्तधारा वाटरफॉल। ठीक है, अब इसी के जस्ट नीचे बारसूर और बोगदा, सॉरी बोध घाट और बोगदा, इसी के जस्ट नीचे क्या बन रहा है आपका? बोध घाट परियोजना। बोध घाट परियोजना। ठीक है, तो बारसूर और बोगदा, सॉरी बोध घाट और बोगदा पहाड़ी के जस्ट नीचे क्या बन रहा है आपका? बोध घाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो कि आपका कहाँ है? दंतेवाड़ा जिले में। कई बुक में इसको क्या दिखाया गया है कि ये जो जगदलपुर में आपको देखने मिलेगा, जबकि जगदलपुर में ये परियोजना नहीं है। कहाँ है? आपके दंतेवाड़ा जिले में। ठीक है, तो याद रखना है बोध घाट जो है छत्तीसगढ़ में, ये जब बन जाएगा, इस बनने के बाद सबसे बड़ा क्या होगा? पन बिजली परियोजना होगा। ठीक है, ठीक, तो ये हम लोग बोध घाट के बारे में पढ़े थे। अब चलिए बारसूर शहर, या बार बार बारसूर नाम याद आ रहा है, तो बारसूर का भी एक अपना इतिहास है। बारसूर के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है? बारसूर, जैसे हम लोग कहाँ से आएंगे? SH5 से आएंगे, या फिर 163 से ऊपर बढ़ेंगे दंतेवाड़ा से, दंतेवाड़ा और गीदम, है ना, गीदम और दंतेवाड़ा, है ना। SH5 से अगर हम लोग आते हैं, कहाँ से? आपके बीजापुर से। ठीक है, कांकेर, कांकेर से बीजापुर, बीजापुर से दंतेवाड़ा पहुंचेंगे। तो दंतेवाड़ा पहुंचने से पहले क्या पड़ेगा आपको? बारसूर। बारसूर जो है अपने आप में ऐतिहासिक इसका महत्व है। ठीक है, ऐतिहासिक इसका महत्व है। बारसूर अपने आप में क्या है? इसका ऐतिहासिक महत्व है। बारसूर माना जाता है कि बारसूर जो है राजा बाणासुर, बाणासुर की राजधानी रही है। ठीक है, इसी के नाम पर, इसी के नाम पर इस जगह का नाम बाणासुर, बाणासुर के नाम पर ही इसका भ्रंश होकर के इसका नाम क्या पड़ गया? बारसूर। ठीक है, तो याद रखना बाणासुर की राजधानी, एक राजा निवास करता था, इस राजा का नाम क्या था? बाणासुर। और बाणासुर क्या था? गंग वंश का, गंग वंश का राजा था। बाणासुर जो था गंग वंश का राजा हुआ करता था। ठीक है, इसी के नाम से इस जगह का नाम क्या पड़ गया? बारसूर पड़ गया। ठीक, इनकी पुत्री थी, याद रखना क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाणासुर किस वंश के राजा थे? तो गंग वंश के राजा थे। इसी के नाम पर इस जगह का नाम क्या पड़ा है? बारसूर। बाणासुर से क्या बन गया? बारासुर, है ना, बारासुर। ठीक है, इनकी पुत्री थी। ठीक है, इनकी पुत्री का नाम था उषा। और उषा की एक सहेली थी चित्रलेखा। ठीक है, उषा की सहेली थी चित्रलेखा। ठीक, ये जो दोनों थे उत्तम किस्म के क्या थे? मूर्तिकार थे। दोनों क्या थे? मूर्तिकार। वैसे भी लड़कियों में क्या होता है? पेंटिंग और मूर्तिकला, ये सब चीज क्या होता है? जन्म से इन लोग का इंटरेस्ट होता है। तो इनकी जो पुत्री थी, कौन? बाणासुर। बाणासुर की पुत्री का नाम था उषा, और इसकी सहेली थी चित्रलेखा। इन दोनों क्या थे? उत्तम किस्म के मूर्तिकार थे। ठीक है, तो इनकी पति थी, सॉरी इनकी पुत्री थी उषा और चित्रलेखा। ठीक है, चित्रलेखा किसकी थी? उषा की सहेली थी। उषा जो थी मूर्तिकार, उत्तम किस्म के इनको मूर्ति बनाने में आता था, इसीलिए इन्होंने एक मूर्ति बनाया जिसका नाम है, क्या नाम है उनका? नाम बड़ा गणेश। बड़ा गणेश, जिसको कल मैं फोटो दिखाऊंगा आपको, है ना। सारा चीज आज फोटो निकाल कर नहीं लाया हूँ, इसलिए आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, पर आपको दिखाऊंगा पूरा चीज, है ना। बड़ा गणेश, और इनकी जो सहेली थी चित्रलेखा, इन्होंने क्या बनाया? छोटा गणेश। बड़ा गणेश, छोटा गणेश की प्रतिमा वहां पे है। कहाँ पे? बारसूर में। तो बारसूर शहर को आज हम लोग देखेंगे बस। इसके पश्चात नेक्स्ट क्लास में जो हमारा वीडियो होगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा बन जाएगा, है ना, इसलिए दंतेवाड़ा जिला लगभग 2 से 3 पार्ट बनेगा। आज हम लोग बारसूर के बारे में सारी जानकारी देखेंगे। बारसूर में बताया मैं, बारासुर के नाम पर उसका नाम क्या पड़ा है? बाणासुर के नाम पर बारासुर पड़ा है। ये गंग वंश के क्या थे? राजा थे। इनकी पुत्री थी उषा। ठीक है, उषा क्या थी? उत्तम किस्म की मूर्तिकार थी। इनकी सहेली थी चित्रलेखा। ठीक है, इन्होंने क्या बनाया? बड़ा गणेश। और इन्होंने क्या बनाया? छोटा गणेश। जो बड़ा गणेश है उसकी हाइट लगभग 7.5 फीट है, और जो छोटा गणेश है भाई हाइट लगभग 5.5 फीट है। इन दोनों ने एक मूर्ति बनाया जिसको क्या बोलते हैं? बड़ा गणेश और छोटा गणेश की प्रतिमा। ठीक है, तो बड़ा गणेश छोटा गणेश को प्रणाम करना है, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे बारसूर में। तो
आगे बढ़ेंगे तो एक शिलालेख पड़ेगा, ठीक है। राजा बाणासुर को एर्राकोट अभिलेख के अनुसार एक शासक था जिसका नाम क्या था आपका, नृपति भूषण, ठीक है। इनका एक नाम, एक राजा था, बाणासुर अभिलेख, ठीक है। बाणासुर को एक राजा था जिसका नाम था राजा नृपति भूषण, नृपति भूषण। नृपति भूषण कौन से थे, छिंदक नागवंश के राजा थे, ठीक है। नृपति भूषण छिंदक नागवंश राजा थे। राजा बाणासुर को एर्राकोट अभिलेख, एर्राकोट अभिलेख के अनुसार इन्होंने इसको हराया था। नृपति भूषण वर्सेस बाणासुर के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था जिसमें इन्होंने बाणासुर को हराया था, जिसका उल्लेख कहाँ मिलता है, एर्राकोट अभिलेख में, ठीक है। तो याद रखना एर्राकोट अभिलेख इंपॉर्टेंट हो जाता है। एर्राकोट अभिलेख के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इसके एर्राकोट के अभिलेख में बारे में जानकारी किसकी मिलती है, बाणासुर की मिलती है। एर्राकोट अभिलेख से संबंधित व्यक्ति कौन है, तो राजा बाणासुर और राजा नृपति भूषण, इन्होंने किसको हराया था, बाणासुर को हराया था। हिस्ट्री में आपको फिर से पढ़ने मिलेगा, ठीक है। तो नृपति भूषण जो छिंदक नागवंशी राजा थे, इन्होंने बाणासुर को हराया था और इसकी जानकारी हमको कहां से मिलती है, एर्राकोट अभिलेख से, ठीक है। राजा बाणासुर के पूर्वज होते थे, बाणासुर के पूर्वज थे, ठीक है। पूर्वज दो लोग थे जिसका नाम क्या है, मामा और भांचा, नाम नहीं है, मामा और भांचा। मामा और भांचा, एक किंवदंती प्रचलित है कि मामा और भांचा ने क्या बनाया था, एक मंदिर बनाया था, बहुत सुंदर मंदिर, ठीक है। इसका श्रेय मामा ने क्या बोला कि मुझे दे दो, भांचा को बोला, भांचा मोला ये मंदिर के श्रेय दे दे। तो भांचा ने बोली कि नहीं मामा मैं नहीं दे तोला, है ना श्रेय, मैं जो बना हूं मोर श्रेय है, ठीक है। मामा और भांचा के बीच में क्या हो गया, लड़ाई हो गया, दोनों के बीच में लड़ाई हो जाता है और लड़ाई में भांचा जो होता है मामा को मार देता है। भांचा क्या कर दिया, मामा का वध कर देता है, मार देता है, ठीक है। इसी में क्या होता है, उनकी मम्मी भांचा यानी कि मामा की बहन यानी कि भांचा की मम्मी, वो क्या हो जाती है, डिप्रेशन चल जाती है। डिप्रेशन के बाद भांचा को लगता है यार मेरी मम्मी बार बार क्या हो रही है, डिप्रेशन चल जा रही है, मामा को मैंने मार दिया, मैंने गलती किया, ठीक है। तो उन्हीं की याद में वहां पे क्या बनाता है, एक मंदिर जो होता है मामा और भांचा के नाम पर एक मंदिर बना दिया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, मामा भांचा मंदिर। जो वहां मंदिर बना हुआ है उसी क्या बोलते हैं, उन दोनों की याद में। कुछ दिन बाद ये भांचा भी क्या होता है, उनकी याद में मर जाता है। वहां के लोगों ने इनका नाम से क्या बना दिया, मंदिर बना दिया, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली मामा भांचा मंदिर जो क्या है, शिव मंदिर है, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर बनाया था, इसीलिए उस एक मंदिर का भी वहां इसके याद में एक भांचा के नाम पर एक मंदिर बनाया गया है, जो स्थानीय इसके क्या थे, बाणासुर के पूर्वज थे। तो इसलिए उस मंदिर का नाम क्या पड़ा है, मामा भांचा मंदिर। ऐसा किंवदंती प्रचलित है, लोगों ने वैसा, वहां के लोग ऐसा बोलते हैं। अब कितना सत्य है, ये सत्य घटनाओं पर आधारित है, इसको हम लोग को देखना पड़ेगा। क्योंकि एक और फैक्ट है, एक और फैक्ट क्या है कि पार्वती माता, ठीक है, इनके देवर कौन थे, सॉरी पार्वती माता के देवर नहीं, सॉरी पार्वती माता जो है अपने विष्णु भगवान को क्या मानते थे, अपना भाई मानते थे, ठीक है। विष्णु भगवान के अपना क्या मानते थे, भाई मानते थे। और पार्वती माता के दो पुत्र थे, एक तो गणेश और दूसरे कार्तिकेय, ठीक है। कार्तिकेय क्या बोलते हैं, मुरुगन भी बोलते हैं दक्षिण में, ठीक है। तब पार्वती माता के दो बेटे थे, एक तो गणेश एक कार्तिकेय, ठीक है। और विष्णु इनके भाई थे, और विष्णु कौन हो गए, इनके मामा। किसके, गणेश जी के और कार्तिकेय जी क्या हो गए, मामा। और इन्होंने क्या है, भांचा, ठीक है। गणेश को क्या बोलते हैं, गणेश और कार्तिकेय इनके कौन हो गए, विष्णु भगवान के भांचा हो गए, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो मूर्ति है, यहाँ पे बारसूर में जो मामा भांचा मंदिर में जो मूर्ति बनी है वो किसकी है, विष्णु भगवान की है, गणेश भगवान की है, ठीक है। और कार्तिकेय की मूर्ति यहाँ पे मिलती है, ठीक है। विष्णु भगवान, कार्तिकेय भगवान और गणेश भगवान की मूर्ति मिलती है। विष्णु, गणेश और कार्तिकेय, ये मामा भांचा मंदिर में तीन लोगों की मूर्ति है, ठीक है। इसीलिए बोल सकते हैं तो विष्णु कौन थे, मामा, और ये दोनों कौन थे, भांचा। इसीलिए भी इस जगह का नाम क्या पड़ा है, मामा भांचा मंदिर, ठीक है। अब ये कहानी किंवदंती है। दूसरा किंवदंती ये भी है कि पार्वती माता के जो भाई थे उनको विष्णु का अवतार विष्णु जी बोलते थे, ठीक है। पार्वती माता के दो पुत्र थे, कार्तिकेय और गणेश, तो ये इनके क्या हो गए, मामा, और ये इनके कौन हुए, भांचा। और यहाँ पे किसकी मूर्ति है, विष्णु की, गणेश की और कार्तिकेय की, ठीक है। विष्णु, गणेश, कार्तिकेय की मूर्ति होने कारण यहाँ पे क्या नाम पड़ा इसका, मामा भांचा मंदिर, ठीक है। इसके अलावा यहीं पास एक राजा होते हैं अन्नम देव, ठीक है। अन्नम देव एक राजा होते हैं। अन्नम देव जब छत्तीसगढ़
में निकलते हैं अपने सैनिकों के साथ, क्योंकि जो कि वहां से उनको क्या दिया जाता है, भगा दिया जाता है ना। वारंगल शासक रुद्र प्रताप रुद्रदेव के भाई रहते हैं। उन्होंने उनके अपने बताया था कि मलिक काफूर के समक्ष अपने आप को क्या आत्मसमर्पण कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया। इनका आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा। अन्नम देव ने कुछ सैनिकों को लेकर के छत्तीसगढ़ निकल गए, है ना। छत्तीसगढ़ निकले, उन्होंने सबसे पहले विजयपुर यानी कि बीजापुर को जीता। उसके बाद कहाँ आ गए आपके छिंदक नागवंशी शासक। उस समय अन्नम देव के काल में छिंदक नागवंशी शासक, छिंदक नागवंशी का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक हुआ करता था हरिश्चंद्र देव, हरिश्चंद्र देव, ठीक। छिंदक नागवंशी शासक अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव। इनकी एक पुत्री थी, हरिश्चंद्र देव की पुत्री का नाम था चमेली देवी, ठीक है, चमेली देवी। चमेली देवी से क्या हो जाते हैं ये छिंदक नागवंशी शासक, उनकी बेटी चमेली देवी थी। चमेली से सम्मोहित कौन आते हैं? अन्नम देव, ठीक है। इसे चमेली देवी को छत्तीसगढ़ की पद्मावती भी कहते हैं। किसे बोलते हैं? छत्तीसगढ़ की पद्मावती, ठीक है। इन्होंने हरिश्चंद्र देव को चैलेंज किया कि इन्होंने अन्नम देव को, और इन्होंने बोला कि आप हमारे पर आत्मसमर्पण कर दो या फिर मुझे अपनी बेटी दे दो, ठीक है। इन्होंने अपना आत्मसम्मान को न ठेस पाते हुए इन्होंने क्या हुआ, हरिश्चंद्र देव ने युद्ध किया, ठीक है। वो क्या हुए? पराजित हो गए। उसके बाद चमेली देवी ने क्या किया? इससे युद्ध किया। किससे? अन्नम देव से। चमेली देवी वर्सेस आपका अन्नम देव के बीच में युद्ध होता है। अन्नम देव को चमेली देवी पसंद थी। चमेली देवी ने शादी का प्रस्ताव भेजा, ठीक है। अन्नम देव ने क्या प्रस्ताव भेजा? चमेली देवी ने अस्वीकार कर दिया, ठीक। इसी के पश्चात क्या होता है? इन दोनों के बीच में युद्ध हो जाता है और हरिश्चंद्र देव हार जाते हैं युद्ध में, है ना, मारे जाते हैं। उसके बाद चमेली देवी क्या करती है? लास्ट में आत्मदाह कर लेती है, ठीक है, आत्मदाह कर लेती है। तो अन्नम सर को क्या पसंद थी? चमेली पसंद थी। चमेली उनको नहीं मिली तो चमेली के वियोग में उन्होंने क्या किया, ठीक है, युद्ध कर दिया। और युद्ध करने के पश्चात क्या हुआ? चमेली देवी हार जाती हैं, उनके पिताजी भी हार जाते हैं और चमेली देवी आत्मदाह कर लेती है। इसलिए छत्तीसगढ़ की पद्मावती कहा जाता है। किसको? चमेली देवी को। इसलिए याद रखना है चमेली देवी कौन है? छत्तीसगढ़ की पद्मावती रहती है, ठीक है। बारसूर में अन्नम देव ने जब चमेली देवी हार जाती है और आत्मदाह कर लेती है तो उनका मन क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा अशांत हो जाता है, खिन्न हो जाता है। इन्होंने यहीं पास बारसूर में एक मंदिर बनवा देते हैं, ठीक है। क्योंकि उनकी वजह से चमेली उनकी चमेली, है ना, उनकी चमेली क्या हो गई थी? आत्मदाह कर ली थी। इसीलिए उन्होंने एक राजधानी में, बारसूर राजधानी में एक मंदिर बनवाया और इस मंदिर का नाम रखा पैडम्बा गुड़ी मंदिर। पैडम्बा, जैसे रुद्रम्बा थी ना, वो रुद्रम्बा नहीं, पैडम्बा गुड़ी, ठीक है। पैडम्बा गुड़ी मंदिर बनवाया किसने? अन्नम देव ने। कहाँ पे? बारसूर में, ठीक है। बारसूर राजधानी में एक यहीं पे एक मंदिर बनवाया जिसका नाम क्या था? पैडम्बा गुड़ी मंदिर, ठीक है। पैडम्बा गुड़ी मंदिर के पास, पैडम्बा गुड़ी मंदिर के पास क्या है? बहुत सारे तालाब या झील हैं, 4-5 तालाब या तालाब, यहाँ पे तालाब या फिर तालाब को ही क्या बोलते हैं? झील, ठीक है। ये इस झील का नाम बता दे रहा हूँ, 4-5 झील है। अगर एग्जाम में पूछे कि ये सब झील कहाँ है, क्योंकि फेमस झील है, ठीक है। सिंहराज झील, बूढ़ा तालाब झील, ठीक है। इस मंदिर के पास ही पहले क्या होता था? मंदिर के अगल बगल क्या बनता है? झील है, तालाब बना देते थे। जैसे रतनपुर जाओगे तो रतनपुर के आसपास भी बहुत सारे तालाब और झील है। वैसे यहाँ पे पैडम्बागुड़ी मंदिर के पास जिन्होंने अन्नम देव ने झील बनवाया, ठीक है, उसका नाम क्या है? बूढ़ा तालाब, बूढ़ा तालाब झील, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक और है सिंहराज तालाब झील, बूढ़ा तालाब, सिंहराज तालाब, गनमन झील, गनमन झील, ठीक है। इसके अलावा एक और झील है यहाँ पे पखना तराई झील, पत्थर है। पखना, पखना मतलब क्या होता है? पत्थर। और पत्थर के पास झील है इसलिए क्या रख दिए? पखना तराई झील, ठीक है। तो ये पैडम्बागुड़ी मंदिर के पास 3-4 झील है जिसका नाम क्या है? बूढ़ा तालाब झील, सिंहराज झील, गनमन झील, पखना तराई झील, ठीक है। इतने सारे यहाँ पे झील है। इसके अलावा यहाँ पे एक अन्नम देव की पत्नी, है ना, अन्नम देव की पत्नी नहीं होती है, राजभूषण एक राजा होते हैं जिनका नाम होता है राजभूषण सोमेश्वर देव, ठीक है। यहाँ पे एक राजा होते हैं जिनका नाम होता है राजभूषण सोमेश्वर देव, ठीक है। अन्नम देव ने अपनी, समझ सकते हो, गर्लफ्रेंड के लिए क्या बनाया था? एक मंदिर बनवा दिया उनके वियोग में। तो राजभूषण सोमेश्वर देव, इनकी पत्नी का नाम क्या था? गंग महादेवी, गंग महादेवी, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम था गंग महादेवी।
गंग महादेवी ने भी यहाँ पे क्या बनाया, मंदिर बनाया। ठीक है, गंग महादेवी ने यहाँ पे भी एक मंदिर बनाया। उस मंदिर का नाम क्या है, बत्तीसा मंदिर। ठीक है, बत्तीसा मंदिर। और ये कब बना था, 1030 ईस्वी में। 1030 ईस्वी में राजभूषण सोमेश्वर है ना देव, जिसको सोमेश्वर द्वितीय भी कहा जाता है। ठीक है, राजभूषण सोमेश्वर देव जो अपने आप को क्या बोलता है, सोमेश्वर द्वितीय, सोमेश्वर द्वितीय भी बोलता है। इसकी पत्नी कौन है, गंग महादेवी। इन्होंने गंग महादेवी की याद में एक मंदिर बनवाया जिसका नाम क्या है, बत्तीसा मंदिर। ठीक है, कौन बनवाया, गंग महादेवी बनवाई थी। ठीक, गंग महादेवी ने एक मंदिर बनवाया 1030 ईस्वी में जिसका नाम क्या है, बत्तीसा मंदिर। बत्तीसा मंदिर जो है 32 पिलरों पर खड़ा हुआ मंदिर है। ठीक है, माना जाता है कि माता सती के 32 दांत जो गिरे थे, वैसे छत्तीसगढ़ में वहां पे 32 दांत को उनको ने क्या बोला, दांत को अवतार मान करके उन्होंने क्या बनाया, 32 पिलर बनवाया। और उसी पिलर का नाम क्या है, बत्तीसा मंदिर। ठीक है, जिसमें बड़ी बहन का नाम क्या है, माता का नाम मावली माता, जिसको आप जानते हो बसंत सरा में हो जाता है मावली माता। और छोटी बहन, बड़ी माता, छोटी माता, इनका नाम क्या है, हिंगलाजिन, हिंगलाजिन। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ऐसे कई सारे मंदिर मिल जाएंगे आपको, बंजारी माता, हिंगलाजिन माता, है ना, ऐसे कई सारे नाम हैं। अभी 2 नाम याद रखना है, बड़ी बहन जो उनकी मावली माता का अवतार माना जाता है, और छोटी बहन को क्या बोलते हैं, हिंगलाजिन माता का अवतार। ऐसे 32 दांत गिरे, और जहां 32 दांत गिरे वहीं पास क्या माना जाता है कि बत्तीसा मंदिर का निर्माण कराया गया है। ठीक है, और हर एक पिलर में अपने आप में एक माता है जिसको आपको क्या करना है, जाकर के प्रणाम करना है, दर्शन करना है। ठीक है, चलिए, यही पास एक होते हैं धारावर्ष। ठीक है, धारावर्ष, जगदेव भूषण धारावर्ष। एक तो राजभूषण थे, अब आ जाएगा जगदेव भूषण। जगदेव भूषण धारावर्ष। जगदेव भूषण धारावर्ष के एक होते हैं सामंत। ठीक है, जिसका नाम क्या आता है, चंद्रादित्य। चंद्रादित्य, चंद्रादित्य जगदेव भूषण धारावर्ष के क्या रहते हैं, सामंत रहते हैं। इन्होंने, और ये जो है ये क्या है, सोमेश्वर देव के पिता भी है। सोमेश्वर देव का पिता है, पिता है। ये कौन है, जगदेव भूषण धारावर्ष, यानी कि राजभूषण सोमेश्वर देव ये अलग आदमी है, केवल सोमेश्वर देव का पिता भी है। राजभूषण सोमेश्वर देव क्या है, सोमेश्वर द्वितीय है, जबकि सोमेश्वर देव मतलब सोमेश्वर प्रथम का पिता कौन है, जगदेव भूषण धारावर्ष। इसी का संबंध रहता है चंद्रादित्य। यहीं पास क्या बनाता है, चंद्रादित्येश्वर, अपने द्वारा खुद ये क्या बनाता है, चंद्रादित्येश्वर मंदिर। ठीक है, बताया था जहां पे स्वर लग जाए मतलब किसका मंदिर होगा, वो शिव का मंदिर होगा। भगवान किसका मंदिर होगा, शिव का मंदिर होगा। और इन्होंने यहीं पास चंद्रादित्येश्वर मंदिर बनाया, और साथ में ही चंद्रादित्य तालाब भी बनाया, चंद्रादित्येश्वर तालाब। तो तालाब प्लस मंदिर, तालाब प्लस मंदिर। अब मंदिर में क्या होता था, पहले नहा के जाना पड़ता था, इसीलिए मंदिर के बगल में देखना, हर पुराने मंदिर के बगल में क्या है, तालाब मिलेगा आपको। ठीक है, तो चंद्रादित्येश्वर मंदिर, चंद्रादित्येश्वर तालाब, इन्हीं को चंद्रा साम्राज्य क्या है, समान चंद्रादित्य क्या थे, इनको कई बुक में चोडगंग, ठीक है, तेलुगु चोडगंग का शासक बता दिया जाता है। तेलुगु चोड़ वंश का शासक बताया गया है, कई बुक में इनको क्या बताया गया है, तेलुगु चोड़ वंश का शासक बताया गया है। ठीक है, तेलुगु चोड़ वंश का राजा कौन है, चंद्रादित्य। और यही किसके थे, जगदेव भूषण धारावर्ष के कौन थे, सामंत थे। कई बुक में इनको ये बताया गया है तेलुगु चोड़ वंश के क्या थे, राजा रह चुके हैं। ठीक है, इन्होंने चंद्रादित्य महादेव मंदिर बनाया, जहां पे स्वर लगा मतलब क्या, शिव भगवान का मंदिर। और इन्होंने चंद्रादित्येश्वर क्या बनाया, तालाब बनाया। ठीक है, इनका एक भाई था विजयादित्य। ठीक है, इन्होंने भी क्या बनाया, विजयादित्य तालाब, विजयादित्य तालाब बनाया। ठीक है, एक चंद्रादित्य तालाब एक बनाया, इसका भाई था विजयादित्य, भाई विजयादित्य ने क्या बनाएगा, विजयादित्य तालाब। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अन्य मंदिर है, यहाँ पे अन्य मंदिर है, यहाँ पे अन्य मंदिर है। अन्य मंदिर में देख लेते हैं, अन्य मंदिर, अन्य मंदिर में, अन्य मंदिर का नाम देख लेते हैं। इन मंदिर का है हीरमराज मंदिर। ठीक है, अन्य मंदिर है हीरमराज। अब ये बता क्यों रहा हूं हीरमराज मंदिर, क्योंकि ये जो मंदिर है वो केवल इंडिया में दंतेवाड़ा में है, और दूसरा जो मंदिर है वो कहाँ है, पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में, इसलिए ये इंपोर्टेंट हो जाता है। भारत में केवल हीरमराज मंदिर हमारे दंतेवाड़ा जिले में है, और दंतेवाड़ा जिले कहाँ पे, बारसूर में। अभी तक हम लोग जितना मंदिर और पढ़े सब कहाँ है, बारसूर में। तो बारसूर में क्या है, हीरमराज मंदिर। ठीक है, ये इंडिया में केवल एक ही मंदिर है, और दूसरा मंदिर इसका कहाँ है, पाकिस्तान में। इसके अलावा अन्य मंदिर है यहाँ पे सोनादेई मंदिर, सोनादेई मंदिर। ठीक है,
फिर नागफनी मंदिर, ठीक है, सोनादेई मंदिर, नागफनी मंदिर, नागदेव मंदिर, नागदेव मंदिर, ठीक है, वीरशिला शिली मंदिर, वीरशिला शिली मंदिर, वीरशिला शिली मंदिर, ठीक है, सब कहाँ है, बारसूर में है, ठीक है, वीरशिला शिले या वीरशिला शिली मंदिर, वीरशिला शिली या वीरशिला शिले मंदिर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे वनवासी आश्रम और वनवासी मंदिर भी है, वनवासी आश्रम और मंदिर है, ठीक है। ये सब कहाँ है, बारसूर में, ठीक है। अन्य मंदिर हम लोग क्या देख रहे हैं, हीरम राज मंदिर, हीरम राज मंदिर आपका कहाँ है, एक तो दंतेवाड़ा में है और दूसरा आपका कहाँ है, पाकिस्तान में। तो भारत में केवल कहाँ मिलेगा, हीरम राज मंदिर दंतेवाड़ा जिले में, और दूसरा कहाँ है, पाकिस्तान में। इसके अलावा सोनादेवी मंदिर, नागफनी मंदिर, नागदेव मंदिर, वीरशिला शिले मंदिर, ठीक है, और वनवासी आश्रम और मंदिर। एक वनवासी आश्रम आपका जशपुर में भी है, ठीक है, तो ये देख लेना। हाँ, वनवासी आश्रम और मंदिर भी यहाँ पे है, जैसे कैलाश गुफा 2-3 जगह पे है। तो ये अन्य मंदिर यहाँ के हैं, ठीक। तो ये आज हम लोग इतना ही खत्म करते हैं। अन्य नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और देखेंगे यहाँ के मेन जगह, है ना, पुरातात्विक धार्मिक पर्यटन स्थल, और यहाँ पे मुख्यतः कौन कौन से और क्षेत्र हैं, जैसे खनिज वाले क्षेत्र बैलेडीला को देखेंगे, है ना। अभी बहुत सारा बचा हुआ है, आपका दंतेश्वरी मंदिर बचा हुआ है, ढोलकल गणेश, बहुत सारे पुरातात्विक स्थल हैं जो पे इंपॉर्टेंट है। वो सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को एक वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।